चलिए, जय हिंद। आज हमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देखना है। हमने इससे पहले के 4 मूल अधिकार देख लिए हैं। अच्छा, मूल अधिकार में शब्द से क्लियर है ना? मौलिक अधिकार अब तक तो समझ गए होंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो मूल रूप से आपको किसने प्रदान किए हैं? भारतीय संविधान ने प्रदान किए। पहला अधिकार हमने देखा था समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा, चौथा, और आज हमें देखना है पांचवा कौन सा? शिक्षा व संस्कृति या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये? केवल 2 ही आर्टिकल्स में है, आर्टिकल नंबर 29 व 30 में है। अच्छा, वैसे कहने के तो इसका नाम है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, पर मूल रूप से देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के अधिकार किसमें रखे गए हैं? आपको आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। अल्पसंख्यक मतलब समझते हो क्या होता है अल्पसंख्यक? माइनॉरिटीज, बिल्कुल सही बताया। माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक मतलब होता क्या है? जिनकी अल्प हो, जिनकी संख्या अल्प हो, मतलब जो बहुलता में ना हो, जो कम हो, किसमें? जनसंख्या में। तो उनके अधिकारों की बात की गई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही गई है। तो कौन से आर्टिकल्स होंगे वो? आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 23। तो चलो देख लेते हैं क्या बोला गया है। सबसे पहले ये चीज हम देख चुके हैं, तो आज हम कहां पर आ चुके हैं? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अच्छा, अल्पसंख्यक शब्द उपयोग करने से पहले मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि अल्पसंख्यक होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले संख्यात्मक रूप से जो समुदाय की आबादी कितने 50% से कम है, किसमें? जनसंख्या में, वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है, ना कि केंद्र स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर। देखो क्यों अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं? क्योंकि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है? भाषाई आधार पर किया गया है। इसलिए आपने एक चीज तो देखी होगी कि हर स्टेट में अलग अलग माइनॉरिटीज होती हैं। या होता है कि कोई जाति मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी मानी जाती है और वही जाति छत्तीसगढ़ में माइनॉरिटी नहीं मानी जाती है। ऐसा होता है कि कोई जाति ऐसी है जो 4 स्टेट्स में उनको माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है, और एकदम से अगर आप दूसरे स्टेट जाते हैं उन चारों को छोड़कर, तो माइनॉरिटी का दर्जा वहां पर समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज को किस स्तर पर मापा गया है? स्टेट। स्टेट मतलब यहां पर राज्य में राज्य की ही बात हो रही है। ये मत सोचना कि अब राज्य शब्द लिखा है तो मतलब भारत की बात हो रही है, भारत संघ की बात हो रही है। यहाँ जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की बात हो रही है। तो आबादी कितनी होनी चाहिए? 50% से कम। कहां पर? राज्यों में। तो आप क्या हो? अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो। अब माइनॉरिटी का मतलब समझ में आ गया। अब माइनॉरिटी शब्द कहीं यूज हो तो समझ जाना किसकी बात हो रही है। अब माइनॉरिटी के संरक्षण की बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। वो अधिकार देखिएगा। सबसे पहले, किसी भी नागरिक को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखना, किसी भी नागरिक लिखा है तो यहां पर अल्पसंख्यक तो आएंगे ही, इसके अलावा जो शेष नागरिक बचे, मतलब जो अल्पसंख्यक नहीं है, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। मतलब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। रोका जाता है क्या? कभी ऐसा बोला जाता है कि आप इस जाति के हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा? बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। ठीक है। राज्य निधि। राज्य निधि मतलब जिसे फंड कौन देता है? स्टेट देता है। सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए धर्म, वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी क्षेत्र या किसी विद्यालय को यदि पोषित करता है या किसी संस्था को पोषित करता है, तो वहां पर आप इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते कि आपकी जाति ये है तो हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, यहाँ पर प्रवेश नहीं दे सकते। इस चीज पर किसी भी प्रकार की रोक आप नहीं लगा सकते। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को सबसे पहले अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति। इसीलिए तो आपको देखने मिलता है कि हम जैसे ही स्टेट बदलते हैं तो हमें एकदम से भाषा और संस्कृति वहां पर बदली हुई मिलती है, क्योंकि कभी भी संविधान के द्वारा
केंद्र सरकार ने ये प्रेशर नहीं डाला कि भारत केवल एक ही भाषा को क्या करेगा, फॉलो करेगा, एक ही बोली को फॉलो करेगा, केवल इसी प्रकार की संस्कृति को फॉलो करेगा। हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की जो भी संस्कृति है, वहां की जो भी भाषा है, आप उसको फॉलो करने का आपको उसका पूरा अधिकार है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। अब ये बोल रहा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, पर बात कुछ और कर रहा है ना। यहाँ पर बात की जा रही है, केवल अल्पसंख्यकों की बात नहीं की जा रही है। देखो, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था मतलब पहली व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में नहीं रोका जाएगा, राज्य द्वारा पोषित निधि से इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का आपको क्या दिया जाएगा, अधिकार। अब देखना, ये 3 पॉइंट्स लिख दिए और हेडलाइन क्या डली हुई है, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि ये केवल किसको दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों। इसका मतलब है कि इस आर्टिकल में जो नागरिक शब्द का उपयोग किया गया है वो केवल अल्पसंख्यक के लिए नहीं किया गया, वो बहुसंख्यक के लिए भी किया गया है। ये चीज इसलिए ध्यान रखना क्योंकि इसके बाद जो अब अगला आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 30, वो केवल और केवल किसके लिए रहेगा, वहां पर भी केवल नागरिक शब्द का उपयोग होगा, पर वहां नागरिक का मतलब केवल क्या होगा, अल्पसंख्यक। पर आर्टिकल नंबर 29 में नागरिक का मतलब अल्पसंख्यक के साथ साथ क्या भी है। तो ये जो 3 चीजें आपको देखने मिल रही हैं, ये अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक को भी प्राप्त है, भले ही इस आर्टिकल की हेडिंग क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। बात आई समझ में, ये बात अल्पसंख्यकों के हितों की करता है, परंतु जिन अधिकारों की ये बात करता है वो अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को ही दिए गए हैं। और वो अधिकार नंबर पहला है कि आपको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। दूसरा, राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्थानों में निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज क्या बोलता है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मानने और संरक्षित रखने का आपको क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। किसने बोला, आर्टिकल नंबर 29 है। अब आर्टिकल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। देखो, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, सरकार की बात नहीं हो रही, शिक्षा संस्थानों की संस्थान कौन करेगा, अल्पसंख्यक कर सकते हैं, और उसका प्रशासन मतलब उसका प्रबंधन भी कौन कर सकता है, अल्पसंख्यक कर सकते हैं। और इस आर्टिकल में अल्पसंख्यक का मतलब केवल क्या कहलाएगा, अल्पसंख्यक कहलाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक हो चाहे भाषाई, अल्पसंख्यक दोनों आधार पर हो सकते हैं ना, एक धार्मिक रूप पे कि ये जो जाति है ये बहुत कम है, और दूसरा भाषाई, जैसे कि बोला जा सकता है कि गोंडी भाषा बोलने वाले बेहद ही कम है ना, भीली भाषा बोलने वाले बेहद ही कम है, तो उन्हें कौन सा दर्जा दे दिया जाए, अल्पसंख्यक का दे दिया जाए। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अब आप जानते हैं कि जैसे कि मुस्लिमों को किस में माना गया, अल्पसंख्यक में, तो वो किसकी स्थापना करते हैं, मदरसों की स्थापना करते हैं, और मदरसों का मैनेजमेंट करने का अधिकार भी किसको दे दिया गया, मुस्लिमों को। ऐसे ही एक अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पर होते हैं जैन, जैन अल्पसंख्यक हैं, तो सेम एज जो जैन विद्यालय होते हैं या जैन स्कूल्स आप बोल सकते हैं, इनकी स्थापना करने का अधिकार और मैनेजमेंट करने का अधिकार किसके पास है, जैन के पास है। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब क्या होता है, जो हमारा स्टेट है, राज्य है, वो किसको अनुदान दे सकता है, ये जो अल्पसंख्यक विद्यालय चल रहे हैं या अल्पसंख्यकों द्वारा जो शैक्षणिक संस्थाएं बनाई गई हैं, अब उनको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए क्या कर सकता है, अनुदान दे सकता है। पर वो अनुदान देते समय किसी भी कम्युनिटी के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि जैन को ज्यादा फंड्स दे दिए तो बौद्ध को थोड़े कम फंड्स दिए, फिर मुस्लिमों को थोड़े से कम फंड्स दिए, तो ये चीज सरकार नहीं कर सकती। आप जब भी अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के साथ होंगे या उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस तरह अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण, अल्पसंख्यकों, धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग, अब देखना यहां लिखा है नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। अन्य अनुभाग मतलब
वहां पर नागरिकों के अनुभाग का मतलब था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों। यहां पर उसने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि ये जो हम आपको अधिकार दे रहे हैं, इनके नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए जैसा कि अनुच्छेद 29 में था वैसा नहीं रहेगा। मतलब ये केवल और केवल किसके लिए रहेंगे? ये केवल रहेंगे अल्पसंख्यकों के लिए। वही जो कितने परसेंट से कम है? 50% से कम है। ठीक है, कहां पर? राज्यों में। उन्हें ही ये राइट दिया जाएगा, क्या कि वो स्वयं के शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल खोले जाते हैं, क्योंकि हमारे क्रिश्चियंस क्या है? अल्पसंख्यक हैं। हमारे क्रिश्चियंस अल्पसंख्यक हैं, और क्रिश्चियंस जो हैं वो जगह जगह क्या खोलते हैं? कॉन्वेंट स्कूल्स खोलते हैं। अब क्या कॉन्वेंट स्कूल में सरकार अनुदान नहीं देती? बिल्कुल देती है। मैनेजमेंट कौन देखता है पर उसका? उनका मैनेजमेंट ही दिखता है, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती। पर आपको जो भी चीज का चलानी है, संस्था चलानी है, वो एक कानून के दायरे के अंदर रहकर चलानी पड़ेगी। इसके बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। आर्टिकल 21A आपको लागू करना पड़ेगा। ये क्या होता है? शिक्षा का अधिकार क्या होता है? कितने वर्ष तक के? 14 वर्ष तक के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े, वहां कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं इन बच्चों के लिए, ताकि आपको उनको क्या देना पड़ेगा? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाहे आप अल्पसंख्यक स्कूल खोलिए, चाहे सरकारी स्कूल खोलिए, चाहे प्राइवेट स्कूल खोलिए, आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम वहां पर लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 29 किसके लिए था? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए। पर आर्टिकल नंबर 30 केवल और केवल किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि आप क्या कर सकते हैं? आप अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। परंतु आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है? कि आप शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और आप उनका प्रबंधन और संचालन भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो अल्पसंख्यक शब्द है, अभी तक हम इतने मौलिक अधिकार पढ़ते आ रहे हैं, हमें अल्पसंख्यक शब्द कहां सुनने मिला? आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। तो याद रखना कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है या उनके द्वारा शैक्षणिक संस्थान के बनाने और प्रबंधन की बात की गई है। तो आंसर क्या होगा इसका? आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो तो इसमें बताओ। ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, जो दिख रहा है केवल इतना ही है ना, और इतनी ही चीजें आपको समझनी है। आगे बढ़े। ये चीज मैंने आपको बता दी है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब वो होता है कि वह शिक्षण संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा चलाई स्थापित की गई हैं, चलाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे मदरसे क्या हो गए आपके? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जैन स्कूल आपके क्या हो गए? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्रिश्चियन कॉन्वेंट्स तो अल्पसंख्यक होकर बहुसंख्यक को ज्ञान वो दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, है ना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 यही है। इसके बाद आता है हमारा अधिकार नंबर 6 आता था, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको डिलीट कर दिया गया, डिलीट बटन दबाकर। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। सुना है? जितना मन चाहे पैसा रखने का अधिकार, यही होता है संपत्ति का अधिकार। यही यही होता है, जितना चाहे मानो पैसा रख लो, इनकम टैक्स वाले आपके घर नहीं आएंगे। क्या होता क्या है एक्चुअल में संपत्ति का अधिकार? राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? मुआवजा देती है। ठीक है, यही है संपत्ति का अधिकार। यही है संपत्ति का अधिकार। अच्छा, एक वजह ये बताओ, संपत्ति के अधिकार को हटाया क्यों गया? अच्छा तो अधिकार था। आपने भी एक आर्टिकल देखा होगा 19(1)(f)। 19(1)(f) देखा था, जो जिसे हटा दिया गया था। 19(1)(f) में ये लिखा हुआ था कि आप संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकते हैं, इसका आपको मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि आपको संपत्ति क्रय करनी है तो आप बिना पूछे किसी से कर सकते हैं। एक जो एक प्रोसेस प्रोसेस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, पर आप जब उसे विक्रय करना चाहते हैं तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी को भी उसे बेच सकते हैं। तो ये हमें 19(1)(f) देता था।
तो क्यों हटाया गया? ठीक तो था, अभी भी तो करते हैं हम ऐसा ही। देखो, अरे ये सब रहने दो, गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह, है ना, ये तो आजकल की बातें हैं। हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947। संविधान कब बना? 1950। इसमें हमें मूल रूप से कितने अधिकार दे दिए गए? 7, जिसमें एक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये अधिकार दे दिया गया, आर्टिकल नंबर किस में रखा गया इसको? 31। आर्टिकल नंबर 31 व 19(1)(f), ठीक है, इसमें रखा गया। ये दो आर्टिकल्स में आपका संपत्ति का अधिकार था। 19(1)(f) बोलता था कि आप किसी भी संपत्ति का क्रय और विक्रय अपनी मर्जी से कर सकते हो। 31 बोलता था कि कोई प्रॉब्लम आए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों? आपके मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि 1950 में जब हम संविधान को लागू कर देते हैं और 1947 में आजादी हो जाती है, तो एक चीज थी सबसे बड़ी जो हमें करना था, वो था देश का विकास करना था। क्योंकि जब आजादी मिल गई तो अब प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए संविधान में कुछ कुछ चीजों को लाया गया, जैसे नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हुआ करते थे? राज्यों के लिए। और इसमें क्या लिखा था कि राज्य किस प्रकार से सार्वजनिक चीजों का निर्माण कर सकते हैं और अपनी जनता के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, और एक राज्य को कैसे प्रगतिशील और विकासशील बना सकते हैं। अब कोई भी चीज यदि करनी है, सबसे पहले जब 1947 में हम आजाद हुए, तो इससे पहले जो मोस्टली आपकी जमीनें थी वो किसके पास थी? जमींदारों के पास थी। क्यों थी जमींदारों के पास? क्योंकि जमींदारों ने किसानों का क्या किया था? शोषण किया था, और उन्हें हैवी टैक्सेस में डालकर, इंटरेस्ट रेट में डालकर क्या कर ली थी? उनकी जमीनों को। अब जब देश का विकास करना है तो सबसे पहले देश के व्यक्ति का विकास करना पड़ेगा। क्या मतलब कि पूरी जनसंख्या वहां गरीब बैठी हुई है और वहां पे आप मेट्रो ट्रेन भी चला दे, तो कोई मतलब है? कि जब उस जनता के पास उस मेट्रो ट्रेन के पैसे खरीदने का ही पैसा नहीं है, तो सबसे पहले विकास किसका करना पड़ेगा? जनता का करना पड़ेगा। तो क्या किया गया कि सबसे पहले किसानों को जीवित करने के लिए किसानों को जमीन देना, किस चीज के लिए? खेती करने के लिए बहुत आवश्यक था। पर जमीनें किसके पास थी? जमीन तो जमींदारों के पास थी। तो सरकार कहती है कि हम इन जमींदारों से जमीनों को लेकर किसको बांट देंगे? किसानों को। पूरी की पूरी नहीं, पर एक रेशियो में, मतलब अगर 100 एकड़ है, 500 एकड़ है, तो 20 एकड़ जमींदार रख सकता है। बाकी की चीजों को टुकड़ों में डिवाइड करके किसे बांट दिया जाएगा? किसानों को। सरकार ने ऐसा किया भी। ठीक है। उन्होंने क्या किया? जिनके पास 200, 500, 1000 एकड़ जमीन थी, उन्हें एक छोटा सा हिस्सा देकर या थोड़ा हिस्सा देकर बाकी सारी जमीन किसे बांट दी? किसानों में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बांट दी, और कुछ खुद उपयोग करने के लिए रख ली। अब पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, ये दो आर्टिकल देखे हुए थे, 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 की पावर का उपयोग करके कहां पहुंच गए सभी के सभी? ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाकर ये बोलते हैं, माय लॉर्ड, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। माय लॉर्ड ने पुस्तक खोली तो उन्हें आर्टिकल नंबर 31 और 19(1)(f) पढ़ने को मिला, और उन्होंने बोला बात तो तुम्हारी सही है, और मूल अधिकारों का हनन होगा तो मैं तो बैठा हूं। तो सरकार को अच्छी दरकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये सारी जमीनें उन्हें वापस लौटानी पड़ेगी। सरकार ने लौटा दी, और सरकार फिर शांत बैठ गई कि ऐसे में हम विकास कैसे करेंगे? अभी तो हमें सिर्फ लोगों में बांटनी थी, फिर कल को हमें रेल लाइन बिछानी है, सड़कें बनानी है, कहीं तालाब बनाने होंगे, है ना, कहीं नहरें बनानी होंगी। तो ये जमीनें हम उनसे लेंगे कैसे, जब वो हमें बेचना ही नहीं चाहेंगे, है ना? अब देखिए, मान लीजिए कोई हाईवे निकल रहा है, उस हाईवे के बीच में किसी की जमीन है, जो कि होता ही है, जरूरी तो नहीं हाईवे जहां से निकल रहा है वो सरकारी ही जमीन है। अब जब उस व्यक्ति ने मना कर दिया, अब हाईवे बढ़िया 50 किलोमीटर तक एकदम सीधा सीधा जा रहा है, अब वो सामने वाले जैसे 51 किलोमीटर है, वो व्यक्ति ने बोल दिया मुझे जमीन नहीं बेचनी, तो हाईवे इतना सा मुड़ गया। अच्छा लगेगा? हाईवे का मतलब ही क्या होता है कि एक रफ्तार में गाड़ी चलती रहे, है ना, और वो मना कर देगा तो सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, मेरा कहना ये है। ठीक है। तो इन्होंने बोला सरकार ने कि अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने दो चीजें की हैं। सबसे पहले तो इन्होंने एक काम किया, वो किया पहला अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन किया। कब किया?
जिसे हम जानते हैं प्रथम संविधान संशोधन के नाम से, और इसमें क्या ऐड कर दिया? भू सुधार ऐड किया। अच्छा, भू सुधार से सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई थी। भू सुधार से तो केवल इस प्रॉब्लम का क्या निकला? सॉल्यूशन निकला कि हम भू सुधार में इस विषय को डालेंगे और इस विषय को जब हम रखेंगे भू सुधार में तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इन्होंने क्या किया? भू सुधार सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट करके 1951 में, और उसके बाद इस प्रोसेस को फॉलो किया तो जमींदार अब कोर्ट फिर नहीं जा सकते, और उन्होंने अच्छे से जमीनों को बांट दिया। पर अभी भी समस्या समाप्त नहीं हुई थी। संपत्ति का अधिकार भी लोगों के पास था, इसका मतलब अभी भी वो क्रय विक्रय अपनी मर्जी से कर सकते थे, तो इसे समाप्त करना भी जरूरी था। तो आगे चलकर क्या किया गया? एक और अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट? अमेंडमेंट नंबर 44, 44वां संविधान संशोधन। ये जो 44वां संविधान संशोधन आया, ये आया 1978 में। इसने क्या किया कि ये समस्या को ही जड़ से उखाड़ के फेंक दो। ये समस्या ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब से संविधान बना है तब से ये विवादास्पद बना हुआ है, ये दो आर्टिकल्स। तो इनको क्या कर दो? इनको डिलीट कर दो। डिलीट ही कर दो, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। और इन्हें कहां भेज दो? आर्टिकल नंबर 300A में भेज दो। इसे किस प्रकार का अधिकार बना दो? विधिक अधिकार बना दो। अभी भी लोगों के पास अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को क्रय कर सकते हैं और विक्रय कर सकते हैं, परंतु अब सरकार को एक नया राइट मिल गया। क्या? कि वो किसी भी व्यक्ति की या संस्था की जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, बशर्ते उसे तत्काल बाजार मूल्य पर उसे क्या देना होगा? मुआवजा देना होगा। ये जो मुआवजा शब्द है, इंदिरा गांधी ने आगे चलकर इस मुआवजा शब्द को रिप्लेस कर दिया धन से, है ना? कि आपको क्या देना होगा? धन देना होगा। उन्होंने मुआवजा शब्द ही क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। किससे? धन से। तो आप कुछ भी बोलिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं, मुआवजा धन। बस इतना याद रखना कि जब ये अमेंडमेंट किया गया तो अब सरकार क्या कर सकती है? आपकी प्रॉपर्टी का या संस्था का अधिग्रहण कर सकती है और उसे आपको उचित मूल्य पर क्या देना होगा? धन या मुआवजा देना होगा। तभी आपने देखा होगा अब जब ये हाईवेज निकलते हैं तो बीच में जितने भी खेत पड़ते हैं तो उन्हें उसका क्या दे दिया जाता है? मुआवजा दे दिया जाता है ना? अब एक एक के तो घर जाके नहीं पूछेंगे कि आप हमें अपना खेत दोगे तो बताओ, नहीं तो रोड हम उसके साइड से निकालें। ऐसा होता है क्या? एक उचित मूल्य, बाजार मूल्य पर उसका मुआवजा दिया जाता है। तो बस इसी चीज को आज हमें पढ़ना है। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपको बता दी कि 31 की जरूरत हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब थोड़ा सा देख लेना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। किसमें है ये? 31 में। अब क्या हो चुका है? मतलब समाप्त हो चुका है। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 और 19(1)(f), इसे हिंदी में शायद चा बोलते हैं, 19(1) चा। पर ये आप चाचा रहने देना, आप क्या याद रखना? एफ याद रखना। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। 19(1)(f) में क्या था कि सभी नागरिकों को संपत्ति का अर्जन और विक्रय करने का अधिकार है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसी के आधार पर ये सारे कहां जा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। तो विधि के द्वारा एक सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। लो आप, भू सुधार अमेंडमेंट नंबर 1, पता है ना? 1951। 44वां संविधान संशोधन 1948 लाया गया, जिसके द्वारा 1978, जिसके द्वारा इसे हटाकर किस में रख दिया गया? 300A में रख दिया गया। और अब ये किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है। संवैधानिक है पर कानूनी है। मूल अधिकार अब ये नहीं है। समझ में आया ना? ये मत सोचना कानूनी है तो संवैधानिक नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। संवैधानिक तो है क्योंकि इसका जिक्र किसमें देखने मिलता है? 300A में देखने मिलता है ना। तो संवैधानिक है और विधिक है, परंतु मूल अधिकार अब ये नहीं है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया? अब ये तो हमने देख लिया है, एक बार कहानी और पढ़ लेते हैं। संविधान में आजादी के समय अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, और अगर इसका हनन हो तो आर्टिकल 31 के तहत आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और कोर्ट आपके मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। ये बातें किसको पता थी? जमींदारों को पता थी। आजादी के समय देश में जमींदारों के पास अत्यधिक जमीनें थी, वाकई में थी, ठीक है। ऐसे में यह सरकार डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत सरकार का यह दायित्व है कि वह संसाधनों का क्या करे? विकेंद्रीकरण करे। मतलब जो संसाधन है वो सभी को समान रूप से उपयोग करने का क्या मिले? अधिकार मिले। अब अच्छा लगता था कि 1000-2000 एकड़ केवल एक ही व्यक्ति की है।
अब एक उसमें जितने भी मिनरल्स निकल रहे हैं वो सारे एक ही व्यक्ति के, वहां जितनी खेती हो रही है वो एक ही व्यक्ति की है, तो इसमें तो सिस्टम थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल पाएगा ना। अब वही खेती अगर 1000 एकड़ 200 लोगों के पास होगी, तो 200 लोग उसमें अपना क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और लोगों के विकास के साथ साथ देश का भी विकास फिर क्या हो सकता है। ये सही डिसीजन था कि नहीं था, कि रहने देना था जमीन, कि आपको संपत्ति का अधिकार रहने देना था। आज अगर संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं हुआ होता तो शायद जिस जगह पर आप हैं ये भी किसी ना किसी एक व्यक्ति के नाम पर, या पूरा का पूरा शहर किसी ना किसी एक व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता था। तब कई राज्य सरकारों ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए, किंतु यह सब कानून सुप्रीम कोर्ट में अमान्य। अब इन्होंने क्या बनाया, जमींदार उन्मूलन कानून, और सारे जमींदारों से क्या ले ली, जमीन ले ली, और सारे जमींदार कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट, और वहां जाकर ये विधि क्या हो गई, अमान्य हो गई। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने पहला संविधान सुधार किया, मतलब पहला संविधान संशोधन किया, और 9वीं अनुसूची लेकर आए, और इस सूची में जब किसी कानून को डाल दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, ये जमींदारी उन्मूलन को किसमें डाल दिया, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, और फिर खड़े होकर जमींदारों को देखने लगे, अब आओ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब देखते हैं क्या कर सकते हो। और इस प्रकार से क्या ले ली, उनकी जमीनें ले ली। तो ये थी कि आवश्यकता क्यों थी, संपत्ति के अधिकार को हटाया क्यों गया। अब समय समय पर कुछ चीजें भी हुई है, वाद भी हुए, जो आपको इस चीज को समझने में और आसानी करेंगे। देखो, पंजाब के 2 भाइयों के पास कितनी जमीन थी, ये मैं कहानी बना के नहीं लाया हूँ ना कि पंजाब के 2 भाई रख लेता हूँ, ये एक्चुअल कहानी है जो सुप्रीम कोर्ट में आई है। 2 भाइयों के पास 500 एकड़ जमीन को सरकार ने 20 एकड़ कर दिया, और 480 एकड़ कहां कर दी सबको, मतलब अपने पास रख ली, और जहां जहां उन्हें लगा वहां उपयोग करी। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहां सरकार के इस फैसले को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के, संपत्ति के अधिकार, कार्य की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता को वरीयता दी, और डीपीएसपी को कम महत्व दिया। कब, अभी तक आपका पहला संविधान संशोधन नहीं हुआ है, तो क्या किया गया, इसको खारिज कर दिया गया। मतलब ये भाइयों को वापस से जमीन और डीपीएसपी को वरीयता नहीं दी गई, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता। मैं आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ाऊंगा तो समझ जाएंगे कि राज्य का काम क्या है, प्रोग्रेसिव बनाना, अपने राज्य को, राज्य के महत्व के कार्य करना, है ना। और जब राज्य के पास जमीन ही नहीं होगी तो वो महत्व के कार्य कैसे करेगा। आज किसी भी चीज के निर्माण के लिए जो भी हम डेली उपयोग कर रहे हैं, बस स्टैंड बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, यहाँ तक कि टूरिज्म स्पॉट्स भी जो बन रहे हैं उनके लिए जमीन तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ऊपर के 2 बादल हम खरीद लेते हैं यहाँ कुछ बनाएंगे, हवा में कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता, है ना। अब इंदिरा गांधी के काल में क्या होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। बैंक सरकार ने तो नहीं बनाए थे, कि सरकार ने बनाए थे, बैंक्स तो पहले से चले आ रहे थे, पर उसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। मतलब कि अब वो बैंक कौन संचालित करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संचालित करेगी। देखो इसमें क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और बैंक के मालिकों को कीमत नहीं दी गई, बल्कि 10 वर्ष का क्या दे दिया गया, बॉन्ड दिया गया। ऐसे में बैंक मालिक कहां चले गए, कोर्ट चले गए। तब कोर्ट ने फैसले को नहीं बदला, किंतु संपत्ति के अधिकार के कारण सरकार को क्षतिपूर्ति देने का, कोर्ट ने क्या किया, इस राष्ट्रीयकरण के फैसले को नहीं बदला, उसने केवल ये बोला कि आप क्या दे दीजिए, क्षतिपूर्ति राशि दे दीजिए जो भी उनकी बनती है। ठीक है, तो एक ये मुद्दा हमें देखने को मिला। कब किया गया था पहला राष्ट्रीयकरण बैंकों का, कब, हाँ ऐसी सोचते रहना, बहुत बढ़िया। संपत्ति के हाँ, इसके बाद आते हैं केशवानंद भारतीय वाद। केरल में भू सुधार कानून में मठ की जमीन को कब्जे में ले लिया गया, भू सुधार के तहत मठ की जमीन को कब्जे में ले लिया गया, जिसके बाद यह मामला कहां चला गया, कोर्ट चला गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के फंडामेंटल राइट के बजाय डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जानी चाहिए, और संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया, केवल मूलभूत ढांचा को छोड़कर। अब ये जो मठ की जमीन गई 9वीं अनुसूची के कारण, वो किसके पास रह गई, केंद्र सरकार के पास ही, क्योंकि इस पर भी कोर्ट ने क्या बोल दिया कि हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसको रखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को रखेंगे। तो अब हमें चीजें उल्टी देखने मिल रही हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि जो ये 2 भाइयों को जमीन कोर्ट ने वापस दे दी थी, ये बोलकर कि ये आपका मूल अधिकार है, और वही चीज अब हो रही है जब मूल अधिकार समाप्त हो गया है, अब कोर्ट क्या बोल रहा है कि वरीयता किसको दी जाएगी, डीपीएसपी को दी जाएगी।
यानी आप संसद संविधान से किसी मूलभूत अधिकार को हटा सकती थी, और आपने देखा कि संपत्ति के अधिकार का मूलभूत अधिकार में होने से सरकार को डीपीएसपी लागू करने में समस्या हो रही थी। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उस अधिकार को ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया। और ये आपको पता है कि 44वें के द्वारा हटाया गया और किस में रख दिया गया, 300A में रख दिया गया। अब 9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची के विधान का संरक्षण। भारतीय संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत बनाए गए विधान का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ख, या आप इसको 31B भी बोल सकते हैं, करता है। यह कहता है कि कोई भी विधि, आप ध्यान से सुनना, कोई भी विधि जो विधानमंडल द्वारा अनुसूची 9 के विषय में बनाई गई है और वह किसी भी प्रकार से न्यायालय में निरस्त या शून्य करने के लिए चुनौती उसको नहीं दी जा सकती। यदि कोई कानून आपका अनुसूची नंबर 9 के अंतर्गत रख दिया गया एक बार, तो उसको आप चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकती। हालांकि 1971 के बाद बने कानूनों पर क्या लगा दी गई है, चुनौती देने का आधार घोषित कर दिया गया। मतलब 1971 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उन्हें अब चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लगा था, है ना। वही चीज है कि सरकार फिर क्या करेगी, ऐसे काम जिससे कोई चुनौती ना दे सके तो उसे हम कहाँ रख देते हैं, तो इसका दुरुपयोग ना हो, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करवाया। इस अनुच्छेद का प्रमुख उद्देश्य यह है कि पूंजीवादी जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा छोटे किसानों की कृषि भूमि स्थिति में सुधार लाना एवं उक्त बड़े लोगों से इनका न्यायिक विरोध ना उठाना, क्योंकि बड़े लोग कहाँ चले जाते थे, न्यायालय चले जाते थे, तो उनका न्यायिक विरोध ना उठाना पड़े, इस वजह से इस अनुसूची को लाया गया। विधानमंडल द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में बनाई गई विधि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी करती है, कौन सी अनुसूची 9, तो उस विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए इसको स्टॉप लगाना जरूरी था, वरना आज के समय में इसका बहुत ही अधिक तौर पर दुरुपयोग किया जा सकता था, है ना। हमारे यहाँ चीजों को उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग की जाती है। और हो सकता है कि आने वाली सरकारें, अब मान लीजिए कि कोई डिक्टेटर आ गया, लोकतंत्र में भी डिक्टेटर आ सकता है ना, कोई शासक आ गया पूर्ण बहुमत के साथ, और फिर अपने मन की चीजें करने लगेगा, अपने मन से चीजों को कहाँ रखने लगेगा। 9वीं अनुसूची में एक बार चीज एंटर कर गई ना, तो आप सिर्फ देखकर ताक सकते हो, कुछ कर नहीं सकते थे, है ना। अब तो जो सिस्टम चेंज हो गया। अगर 9वीं इसका दुरुपयोग भी किया गया है, 9वीं अनुसूची का आरक्षण के विषय में इसका दुरुपयोग किया गया, 9वीं अनुसूची में रखा गया, तो इन चीजों को रोकने के लिए ही इस पर रोक लगाई गई थी। तो 9वीं अनुसूची का अस्तित्व क्यों आया, वो भूमि समस्या को दूर करने के लिए, है ना, जिसकी वजह से जमींदार बार बार कहाँ जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट। उस समस्या को दूर करना था, इसलिए 9वीं अनुसूची आई। परंतु आगे चलकर सरकार को और भी तो कार्य करने थे, जिसके लिए उसे भूमि की और दूसरे संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती, या किसी की भूमि या जगह को अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट नंबर 44, किस वर्ष में, 1978। और उन्होंने बोला इसको अलग ही कर देते हैं, समाप्ति कर देते हैं 19(1)(f) को और 31, और सीधे तौर पर बोल दिया कि अब आज से आपके केवल कितने मूल अधिकार बचे हैं, 6। आपके संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है, समझ में आया संपत्ति के अधिकार कैसा था, क्यों हटाया गया और हटाना क्यों जरूरी था, क्लियर है ये चीजें। तो ये बताओ आर्टिकल नंबर 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के। आर्टिकल नंबर 30 क्या है, और उसका क्या प्रबंधन भी कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 31 जो अब है नहीं, वो क्या था, संपत्ति का अधिकार। और यदि पूछा जाए कि आर्टिकल, मोस्टली क्योंकि यही पता होता है कि संपत्ति का अधिकार 31, ठीक है, अगर पूछा जाए 31 के अलावा और कहां पर संपत्ति का अधिकार रहा है, तो 19(1)(f), ठीक है। संपत्ति के विक्रय और अर्जन का अधिकार 19(1)(f), और मूल अधिकार के तहत उसे आप चुनौती दे सकते हो, ये आर्टिकल नंबर 31। समझ में आया, क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि आप चीजों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, 19(1)(f) के तहत थे, पर अगर उसका उल्लंघन होता है तो 31 के तहत आप कहां जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट। और दोनों ही सिस्टम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और कहां भेज दिया गया, विधिक अधिकार 300A में क्या बना दिया गया, उसको एक कानूनी परंतु संवैधानिक, ठीक है। अब वो एक मूल अधिकार नहीं है, क्लियर है चीजें अच्छे से। चलिए, जय हिंद।